हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न भी इसमें पूछे आ सकते हैं। तो अति लघुत्तरीय में हमारा पहला प्रश्न है कि घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो आपसे 3-4 टाइप का परागण पूछ सकता है। पहले पूछ सकता है घोंघे द्वारा, दूसरा चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तीसरा है चींटी द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों घोंघे द्वारा परागण को मैलेकोफिली कहते हैं और घोंघे द्वारा परागण को मैलेकोफिली कहते हैं और चमगादड़ द्वारा परागण को चिरेप्टोफिली कहते हैं और चींटी द्वारा परागण को मैरिमोफिली कहते हैं मैरिमिकोफिली बोलते हैं चींटी द्वारा परागण को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुभ्रूणता की खोज किसने और किस फल में की। तो बहुभ्रूणता की खोज माइक्रोबायोलॉजी की जो फादर हैं सर एंटोनी वान लीeuwenhoek ने संतरी फल में की। ये बहुभ्रूणता जो होती है ये मैक्सिमम सिट्रेसी फैमिली के मेंबर्स में पाई जाती है, खट्टे फलों में। हाँ बच्चों, ये जो घोंघे द्वारा परागण होता है मैलेकोफिली, ये घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मैलेकोफिली। अब पूछ रहा है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, यह अंडक ओव्यूल के भ्रूणकोश एम्ब्रियो से के चैलेजल एंड की तरफ पाई जाती हैं। 2 छोर होते हैं बच्चों, चैलेजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। तो चैलेजल एंड एम्ब्रियो सेक के चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है। 2 छोर होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड जिसे निभागी छोर कहते हैं ओव्यूलिया इसका भ्रूणकोश का या एम्ब्रियोसेक का, और दूसरा होता है चैलेजल एंड जिसे हम चैलेजल छोर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपसे अति लघुत्तरी में पूछ सकता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ये जो है ये भी द्विनिषेचन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है। ये थोड़ा सा ये आपसे अति लघुत्तरी में पूछ सकता है। इतना बहुत ज़्यादा मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ इसमें थोड़ा सा बड़ा, इतना बहुत ज़्यादा आपको मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना पड़ेगा। तो द्विनिषेचन एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप का इवेंट है या फिर बोल सकते हैं प्रोसेस है जो आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है, जिसकी खोज निवासन ने की थी। लैलियम और क्रेप्टिलेरिया प्लांट्स में देखा था, ठीक है, इन्होंने निवासन ने। अब मेन टॉपिक आपको लिखना यही है कि एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संयुग्मित होकर के या संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संयुग्मित होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जाइगोट या एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ये पहला नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संलयित होकर, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाइज के साथ फ्यूजन करके या फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो युग्मनज होता है ये डिप्लॉयड होता है और ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। इसकी पोलैरिटी पूछी जाती है आपसे, कभी कभी पूछ लेगा। ये डिप्लॉयड होता है और ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। अब ये सारे
त्रिनिषेचन, त्रिसमेकन, त्रिसंलयन, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, बस नाम अलग हैं। अब सेम ही आपको मिलेगा परिभाषा, हल्का फुल्का डिफरेंस मिल सकता है। अगला हमारा है कि त्रिनिषेचन किसे कहते हैं। तो जब एक नरयुग्मक भ्रूणकोश के द्विध्रुवी केंद्रकों या पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीयक केंद्रकों के साथ मिल करके एक त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड सेल्स का निर्माण करता है या प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, तो इस प्रोसेस को त्रिनिषेचन कहते हैं या त्रिसंलयन कहते हैं। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, इसे एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलेंगे। ये ट्रिप्लॉइड होता है। जब एक पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आते हैं, जो एक तो अंडकोशिका के साथ संलयित होता है और एक द्विध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयित होता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यही लिखा गया है नीचे। परागनलिका में दो नर युग्मक, परागनलिका भ्रूणपोष में दो नर युग्मक को छोड़ती है, जिसमें पहला नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिल करके द्विगुणित या डिप्लॉइड युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है, तथा दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवी केंद्रकों के साथ मिल करके एंडोस्पर्म या प्राइमरी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ये त्रिनिषेचन जो होती है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की स्पेशलिटी होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि त्रिसंलयन क्या होता है। तो एक नर युग्मक जब देखिए, एक नर युग्मक का भ्रूणकोश के द्विध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयन होना है त्रिसंलयन कहलाता है। देखिए, वो तो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, दो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, और एक नर युग्मक जब आ गया तो वो डिप्लॉइड हो गया। तो जब ये तीनों मिलकर के एक ट्रिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म या फिर प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अब यही कहना चाह रहे हैं कि एक नर युग्मक भ्रूणकोश के द्विध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयित होकर के त्रिसंलयन का नहीं, एक नर युग्मक भ्रूणकोश के द्विध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयित होता है या संलयन होना ही त्रिसंलयन कहलाता है। वो डिप्लॉइड ऑलरेडी होते हैं, और ये भी आ जाए तो ट्रिप्लॉइड हो गए। अब फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड सेल बनती है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये देखिए, त्रिनिषेचन और त्रिसंलयन दोनों एक ही प्रोसेस है, बस नाम डिफरेंट है थोड़ा सा। त्रिसमेकन क्या होता है। त्रिसमेकन जब एक नर युग्मक भ्रूणकोश के द्विध्रुवी नाभिक के जब एक नर युग्मक भ्रूणकोश के द्विध्रुवी केंद्रकों के साथ मिलता है, इस प्रक्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। ये भी एक तरीके का इसी का मिलता जुलता रूप है। देखिए, यहाँ भी एंडोस्पर्म बन रहा है, यहाँ भी समेकन का मतलब होता है कि एक में जाकर मिल जाना या मिलना। तो तीन नाभिक मिलकर के एक एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। वो द्विध्रुवी केंद्रक डिप्लॉइड होते हैं, और मेल गैमेट जो इनसे फ्यूज होगा, एक मेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड होगा, तो ट्रिप्लॉइड संरचना बनती है। ये तीनों आपसे त्रिसमेकन, त्रिसंलयन, द्विनिषेचन, त्रिनिषेचन आपसे पूछ सकता है। ये बहुत ज़्यादा, ये तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, तीनों चारों का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनिषेक जनन क्या कहलाता है।
अनिषेक जनन क्या कहलाता है? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? तो ये आपसे पूछ सकता है, या अति लघुत्तरी में ही पूछेगा, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका सिंपल सी यही परिभाषा है कि जब एक नर हाँ हाँ तो ये जो होता है अनिषेक जनन क्या होता है या क्या कहलाता है? तो जब एक नर युग्मक मादा युग्मक नहीं, ये होता है जब नर युग्मक मादा युग्मक के बिना मिलन के, मतलब कि देखिए जनरली जनन या फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का साथ में आना जरूरी होता है। तो इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो जाता है, नए जीव का, नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है। तो बोल रहा है ये जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के बिना मिले केवल एक ही जनक से नए जीव का निर्माण हो जाता है, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। जिस अमीबा में अनिषेक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है, यीस्ट में कलिका जनन के द्वारा, आलू में वनस्पतिक जनन, स्पाइरोगाइरा में खंडन के द्वारा। अब इसमें इसकी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इसमें एक ही जनक से नए ऑर्गेनिजम्स या नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसमें निषेचन नहीं होता। समान इसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो समान होगी, क्लोन होगी। अब अनिषेक फलन ये बहुत ज़्यादा ये मिलता जुलता है। ये आपसे पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं पूछेगा ये वाला अनिषेक जनन, लेकिन अनिषेक फलन ज़रूर पूछ सकता है आपसे, जिसे पार्थिनोकार्पी बोलते हैं हम। पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के बिना निषेचन के ही अंडाशय में या अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो ओवरी होती है वो फल में, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो इस प्रोसेस से बनने वाले फ्रूट सीडलेस होते हैं, मतलब कि इनमें बीज नहीं होते या कम की मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस कि पॉइंट्स है कि इसमें निषेचन नहीं होता, फल बनता जरूर है लेकिन बीज कम होते हैं या नहीं होते हैं, या कम विकसित होते हैं, अल्प विकसित होंगे। ठीक है, वही लिखा गया है कि बीज अनुपस्थित होते हैं या अविकसित होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है केला, बीज रहित अंगूर, कुछ किस्में संतरे की। अब असंग जनन से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे पूछ लेता है वो एग्जाम में कि असंग जनन से आप क्या समझते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं असंग जनन को। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा असंग जनन एक ऐसी प्रोसेस होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है। ये जितने भी टर्म्स हैं, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, असंग जनन, ये सारे इम्पोर्टेंट्स है। ये सारे दो नंबर में आपसे पूछेगा ज़रूर अति लघुत्तरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिर्फ आपको परिभाषा लिखने की ज़रूरत है 2 लाइन की। ये जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स लिखे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल और छोटी सी परिभाषा बस इसकी। तो ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है, यह एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें कि बीज का निर्माण फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। बीज का निर्माण मतलब जिसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाए। जनरली तो ये होता है, सामान्यतः तो देखा जाता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ में संलयित होती हैं, फिर जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो जाइगोट से फिर आपका सीड बनेगा। लेकिन यहाँ पे भ्रूण का विकास युग्मकों के बिना संलयन
संलयन के बिना ही हो जाता है। भ्रूण का विकास युग्मकों के बिना संलयन के ही हो जाता है। इसमें बनने वाले बीज जनक के समान गुणों वाले होते हैं, मतलब जो फादर में गुण होंगे वही पौधे में समान गुण होंगे। इसमें असंग जनन में जो भी सीड्स बनते हैं, ठीक है, बीज, इसमें निषेचन नहीं होता, बीज बनता है। पौधे जो होते हैं आनुवंशिक रूप से अपने पैतृक पिता के जैसे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है नींबू, संतरा की कुछ प्रजातियां, ठीक है। असंग जनन मतलब बिना जनन के ही सीड का निर्माण होना, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड। बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होती है बच्चों? तो ये कहना चाह रहे हैं जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, मतलब सामान्यतः एक बीज से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन हम कई बार देखा जाता है, कुछ पादपों में देखा गया है कि एक बीज से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण या भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने की थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। ये सिट्रेसी फैमिली के मेंबर में पाया जाता है। ये प्रोसेस या ये इवेंट या ये घटना देखने को मिलती है आपको। इसमें एक बीज से अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, सभी भ्रूण अंकुरित हो सकते हैं। हम उस भ्रूण को, सारे भ्रूणों को अलग अलग काट करके, सेपरेट करके अलग अलग उगा सकते हैं, जैसे हम धान को रोपते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नींबू और संतरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। सत्य फल और असत्य फल, ये जितने भी डेफिनेशन है आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके इन्हें रिवाइज करिए। अब सत्य फल, जो फल या जिन फलों का विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है, या जिन फलों का निर्माण या विकास ओवरी से होता है, उन्हें, और जिनके जिनमें पुष्प, मतलब कि कह रहा है कि ऐसे फल जिनका निर्माण केवल ओवरी से होता है और उनमें पुष्प के अन्य भाग फल को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें सत्य फल कहते हैं, ठीक है। मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से हो रहा है और फ्लावर के अदर पार्ट्स पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में, फल के निर्माण में, तो ऐसे फलों को सत्य फल कहते हैं। अब सत्य फल, इन फलों के निर्माण में केवल पुष्प के अंडाशय से होता है या हो रहा है, या इन फलों का निर्माण पुष्प के केवल ओवरी से होता है। पुष्प के अन्य भाग इस प्रोसेस में या इस फल में शामिल नहीं होते। फल को बनाने में पुष्प के अन्य भाग शामिल नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टमाटर, अंगूर, आम। असत्य फल या फॉल्स फ्रूट इन्हें बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल पूछ लेता है, परिभाषा जरूरी नहीं पूछेगा, लेकिन सत्य फल और असत्य फल की एग्जाम्पल पूछ लेता है। परिभाषा भी पूछ सकता है, तिलभुत्तरी में, बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से असत्य फल के उदाहरण हैं, या सत्य फल के उदाहरण है अंगूर, आम, संतरा। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सत्य फल का उदाहरण है, कौन सा सत्य फल का उदाहरण है। तो अब ये अगला परिभाषा है, जिन फलों का निर्माण या जिन फलों का विकास अंडाशय के साथ साथ ओवरी के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज से होता है, उन्हें असत्य फल कहते हैं, या पुष्पासन को से मिलकर होता है, उन्हें असत्य फल कहते हैं। इसमें ओवरी और पुष्प के अन्य भाग भी फल को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। फल का खाने योग्य भाग पुष्प के अन्य भागों से बनता है। मतलब सेब जो होता है, एग्जाम्पल के लिए जो हमारा सेब होता है, ये ओवरी से इसका फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होता, ओवरी के अलावा अदर पार्ट से भी होता है।
तो इसकी एग्जाम्पल हैं सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तेलुगुत्तरी में आपसे पूछा जाएगा कि साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है। तो साल्विया में परागण कीटों में मधुमक्खी द्वारा होता है। ठीक है। अब कीटों में मधुमक्खी द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में अगुणित और द्विगुणित भाग कौन कौन से होते हैं, या पुष्पी पादपों में अगुणित भागों को बताइए और द्विगुणित भागों को बताइए। इसमें आपसे मिलान देके पूछ सकता है, जैसे मैच द कॉलम पूछ सकता है। परागण दे देगा, परागकण दे देगा, अंडाणु दे देगा, सनर्जिट दे देगा और पुंकेसर दे देगा। बोल देगा कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है, इसको मैच कराइए आप। तो ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हैप्लॉइड सेल होते हैं इसमें गैमेटोफाइट से रिलेटेड होता है। हैप्लॉइड जो होता है हमारा गैमेटोफाइट, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन जिसे परागकण बोलते हैं, नर युग्मक जिसे सूक्ष्म बीजाणु या शुक्राणु कहते हैं। एक सेकेंड बच्चों। तो परागकण जो होता है पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, यन होता है, नर गैमिट या मेल गैमिट जिसे शुक्राणु बोलते हैं ये भी हैप्लॉइड होता है। भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड होता है। अंडाणु एग सेल होता है हैप्लॉइड। सिनर्जिट्स होते हैं हैप्लॉइड। एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड होते हैं, इन्हें गैमेटोफाइट बोलते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। अब डिप्लॉइड जो होते हैं वो स्पोरोफाइट से रिलेटेड होता है। इनमें जड़, तना, पत्तियाँ आती हैं, पुष्प या फूल, पुंकेसर एंथर प्लस फिलामेंट आता है, अंडक जिसे ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे डिप्लॉइड होते हैं। बीजांड के आवरण या इंटीगुमेंट या परतें भी डिप्लॉइड ही होती हैं। न्यूसेलस भी डिप्लॉइड होता है, जाइगोट भी डिप्लॉइड होता है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड ही होता है। अब ट्रिप्लॉइड क्या होता है, इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए। ट्रिप्लॉइड जो होता है एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के कारण ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है। अंड समुच्चय या एग अपैरेटस को के फॉर्मेशन में कौन कौन से सेल्स या कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो अंड समुच्चय के निर्माण में एक सेल्स, एक अंड कोशिका होती है और दो सिनर्जिट या सहायक कोशिकाओं के मिलने से अंड समुच्चय का निर्माण होता है। ठीक है। ये तीन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ स्थित होती हैं। ठीक है। एक अंड कोशिका होगी और एक दो सिनर्जिट सेल्स होंगी। ठीक है। यहाँ एक अंड कोशिका और दो सिनर्जिट, ये दोनों मिल, दो सिनर्जिट और एक अंड कोशिका मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, एक अपैरेटस का निर्माण करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। तो घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। घास परिवार में एक बीजपत्री होते हैं, मतलब घास परिवार में एक मोनोकॉट को रखा गया है, उनके बीजपत्र को स्कूटेलम बोलते हैं, जो कि भ्रूण को एंडोस्पर्म से भोजन प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक। स्कूटेलम जो होता है वो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है कि निभाग होता है या कहाँ पाया जाता है या क्या होता है। तो जो हमारा निभाग होता है यह बीजांड या ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। यह बीजांड की ऊपरी छोर चैलेजल इंड की तरफ पाया जाता है या स्थित होता है। ये अति लघुत्तरी में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये पूरी यूनिट जो रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स है, शायद पूरी बायो का बेस ही यही है। आप लोग पूछने का जो पेपर बनाएंगे सर, वो मैक्सिमम क्वेश्चन रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स से ही पूछते हैं। और जैसा कि पिछले साल से ट्रेंड भी आ रहा है कि इन्हीं सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु की सबसे इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसका क्या काम होता है। तो बच्चों, जो हमारा इनर लेयर होता है उसे हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स को हम की इनर लेयर को हम टेपिटम कहते हैं या टेपिटम होती है, जिसका काम होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान कराने का कार्य होता है। अब ये आपसे लघु उत्तरी में पूछेगा कि पुष्प का दल का क्या कार्य होता है। पुष्प में दल पुंज या दल का क्या कार्य होता है। तो पुष्प का जो पेटल होता है इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं या निम्नलिखित फंक्शन होते हैं या वर्क होते हैं, ठीक है। पहला होता है ये आकर्षक, पुष्प को आकर्षक बनाता है। यह पुष्प को रंगीन, ये जो होता है ये रंगीन होता है। दल जो होता है रंगीन होता है, सुंदर होता है। इसकी पंखुड़ियाँ जो होती है वो रंगीन होती हैं, जिसकी मदद से यह परागण में सहायक होता है या परागण करने वाले जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कौन कौन से परागण करने वाले जीव हैं, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गया, कीट हो गए, पंछी हो गए, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये दल। अगला है परागकणों का संरक्षण। कुछ पुष्पों में दलपुंज भीतरी अंग जैसे मादा युग्मक और नर युग्मक को धूप, बारिश व कीड़ों से बचाते हैं। कई फ्लावर्स में जो दल होता है वो प्रोटेक्टर का काम करता है, मेल और फीमेल गैमेट को धूप, किसी कीट से और बारिश से, रेन से बचाने के लिए। और परागण में भी सहायक होता है ये, ठीक है। देखिए परागण में कैसे सहायक होता है, तो परागण में दूसरे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचाने में कीट या देखिए परागण में यह उसी पुष्प के मादा भाग तक पहुंचाएगा या पहुंचाने में कीट या तितली द्वारा या खुद टूटकर वहां तक पहुंच जाएगा, एयर के थ्रू पहुंच जाएगा, या तो उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएगा, या तो कोई इंसेक्ट आया, तितली, बर्ड वगैरह, तो उसके पैरों में चिपक के चला जाता है इस पे बैठेंगे तो, और या फिर ये टूट के खुद ही किसी अदर फ्लावर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो परागकणों को जीवों तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। इतना सुंदर ये दिखता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तितली, भंवरे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पुष्प को अगर आकर्षक बनाता है तो यही बनाता है। अब बात आती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आम के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित जब भी आपसे पूछे तो नामांकित का मतलब है कि आपको फिगर भी बनाना है उसका, और चित्र फिगर के साथ साथ उसको नाम भी लिखना होगा। तो ये एक आम है, ये इसका आउटर लेयर है
जिसे हम बाह्य फल भित्ति या एपिकार्प बोलते हैं। मिडल वाला पार्ट को हम मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति बोलते हैं। इनर लेयर को हम एंडोकार्प या अंतःफल भित्ति बोलते हैं। और लास्ट में ये पार्ट जो है ये सीड है, आपका बीज है, ठीक है, ये आपका सीड है। ये परागण 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 बोलते हैं, गलत बोल दे रहे हैं हम। परागण जो कि एक प्रोसेस होती है, और निषेचन जो ये भी एक इवेंट होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती हैं। इनमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो जिसमें पहला डिफरेंस है कि इस प्रक्रिया में नर एवं मादा युग्मकों नहीं सॉरी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि परागण और निषेचन में अंतर निम्नवत है या निम्नवत अंतर होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, मैं एक में लिख देता हूँ, बस आगे आपको जितने भी अंतर हैं लिखेंगे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अंतर के आंसर लिखने होंगे ऐसे ही लिखने होंगे। परागण व निषेचन में निम्नवत अंतर होता है या निम्नवत अंतर है, ठीक है, होता है या निम्नवत अंतर है। इसमें फर्टिलाइजेशन में अंतर होता है। इस प्रक्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। परागण में इस प्रक्रिया में परागकण पोलन ग्रेन का माध्यमों द्वारा या वाहक द्वारा पुष्प के फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और इसमें पोलन ग्रेन किसी भी मीडियम द्वारा या किसी भी एजेंट द्वारा फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा। इस प्रक्रिया में या इस क्रिया में या इस घटना में हमें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। निषेचन में माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में परागण पॉलिनेशन में माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? जल हो सकता है, कीट हो सकता है, पंक्षी हो सकते हैं, वायु हो सकता है, ठीक है। अब अगला है, ये आपसे लघु उत्तरी में पूछ सकता है अंतर जो है, ठीक है। अब ये अगला है कि इस प्रक्रिया में या इस क्रिया में आवृत बीजी पादपों में या यह क्रिया आवृत बीजी पादपों के बीजांड पादपों के या पादपों में बीजांड के अंदर संपन्न होती है। और ये परागण की जो क्रिया होती है ये आवृत बीजी पादपों में बीजांड के बाहर संपन्न होती है, ठीक है। जो हमारा निषेचन होता है यह आंतरिक व जैविक प्रक्रिया है, और जो परागण होता है यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, ठीक है। इससे ये जो है इसको बोलते हैं पराग कोश, और इसे पुतंतु या तंतु कहते हैं, ठीक है। इसे फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है, पुतंतु को। अब ये अनुप्रस्थ काट है इसकी, ये आपको सिंपल बताने के लिए बनाया गया है। ये जो आउटर लेयर बनाई है मैंने इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी हिंदी जो होती है बड़ी ख़तरनाक है, मतलब आपको हिंदी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में। आप इंग्लिश वाला टर्म याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी लिखने में। एपिडर्मिस होती है जिसकी स्पेलिंग EPIDERMIS होती है। एपिडर्मिस मिडल मतलब मध्य भाग परत को एंडोथीसियम बोलते हैं। जो इनर ये वाली लेयर है इसे मिडिल लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, संवहनी पूल या संवहनी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है टेपिटम है, ये लेयर टेपिटम है आपकी, ठीक है।
टेपिटम होता है, जिसका काम तो बताया था मैंने कि ये एमएमसी को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। स्पोरोजिनस मतलब लघु बीजाणु ऊतक। सेम वो अच्छे से नहीं बना होगा, इसलिए मैंने फिर से इसको ड्रॉ किया था, इस फिगर को। जैसा अभी आपको दिख रहा है, ये आउटर लेयर एपिडर्मिस है, मिडिल बीच वाली इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि मिडल वाली को एंडोथेसियम, थर्ड वाली को मिडल लेयर, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये टेपिटम, स्पोरोजेनस टिश्यू। ये आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको यही दोनों फिगर बनाने हैं। आप ये वाला बना देंगे, बी वाला फिगर, तो अनुप्रस्थ काट बहुत अच्छे से टीचर समझ जाएगा आपके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइए, ठीक है। आपको 3 लेयर बनानी है, उसके बाद सेल्स का शेप आप किसी टाइप का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो शेप मैंने बनाया है वो शेप आप बनाइए। अलग अलग पेन से आप लेयर बनाइए, सेम सेल्स हो, सेम शेप हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस लेयर अलग अलग बनाइए, अलग अलग पेन से बना दीजिए, 3 लेयर, और फिर बीच में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना के टेपिटम के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना करके उसे टेपिटम के अंदर पैक कर देना है आपको, ठीक है। इसमें जिसमें कि ये देखिए आउटर लेयर, पहली वाली लेयर को हमने एपिडर्मिस बोल दिया है, दूसरी वाली लेयर आपको दिख रही होगी जिसे एंडोथेसियम बोल दिया है, थर्ड वाली को मिडिल लेयर बोल दिया है, ये टेपिटम वाली लेयर है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बंद हैं, ठीक है। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, ठीक है। अब बहुभ्रूणता आ गया फिर से, पॉलीएम्ब्रियोनी। सामान्य रूप से एक बीजांड से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपसे लघु उत्तरी में पूछ सकता है कि सामान्य रूप से एक पॉलीएम्ब्रियोनी क्या कहलाती है। तो सामान्य रूप से एक बीज से, सामान्य रूप से एक बीजांड से एक भ्रूण का ही निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी एक ही बीजांड से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यह घटना बहुभ्रूणता कहलाती है, जिसकी खोज सर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। किसमें की थी? संतरे में की थी। यह 2 प्रकार की होती है, फॉल्स बहुभ्रूणता और ट्रू बहुभ्रूणता है, सत्य बहुभ्रूणता। तो इसमें एक बीजांड से 2 या 2 से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक है। या एक बीजांड से एक भ्रूण कोश का विकास हो। ये सिट्रेसी फैमिली के मेंबर में देखा जाता है, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। जो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी होते हैं, यह क्या होती है? जब एक भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण का विकास हो। जब एक भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण का विकास हो। मैं इस परिभाषा को, इन दोनों को फिर से चेक करके बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें।